टफ क्वेश्चंस भी हैं और ये पूरा आप करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट आपने समझे। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हो सकता है हमने नहीं भी पढ़ी हो, तो इसको एक बार सब कर लेंगे तो वो चीजें भी आ जाएंगी जो नहीं पढ़ी हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो लिखने लायक होंगे उसको लिख के करेंगे और जो ओरल होंगे उसको ओरल कर लेंगे। तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चन। दिस इज चैप्टर 7.1 7.1 क्वेश्चन सुनिए, ये ओरल हो जाएगा। गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर। सबको मालूम है सिलेंडर, सिलेंडर इज मिड पॉइंट ऑफ द नेचुरल एक्सिस। रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। एंड क्यूब, क्यूब के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। करेक्ट, ये हो गया। दिस इज 7.1। उसके बाद एक इसका सेकेंड पार्ट है, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी? क्या बॉडी के अंदर ही होना जरूरी है? आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। इफ द बॉडी इज मेड ऑफ different parts and the parts are located in such a way, in a different way, then the center of mass may be out of a body. इसका एग्जाम्पल क्या है? Any L shape object, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, that center of mass will be somewhere here or here. So this is outside the body, right? So it is not necessary that center of mass is always within the body. It may be outside the body. Okay, that is 7.1. Now we take 7.2. 7.2 जिस समय हम लोग चैप्टर कर रहे थे उस समय हम लोग कर चुके हैं। सुनिए, in HCl molecule the separation between nucleus of the two atoms is 1.27 angstrom H and Cl. This distance is 1.27 angstrom. Okay, find approximate location of center of mass. Given that chlorine is 35.5 times heavier than the hydrogen. तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, हम लोगों ने प्रैक्टिस में किया था। हाइड्रोजन का मास कितना लिया? 1, और क्लोरीन का कितना लिया था? 35.5, और ये डिस्टेंस 1.27। आप सबने ये किया है और यहां से इसको ओरिजिन मानकर हमने ये R निकाला। ये सबको याद है? नहीं याद है? पिछला देख लीजिए, सबकी कॉपी में बना हुआ है। M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, उससे हमने ये R निकाला था। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। उसके बाद थर्ड 7.3, ए चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली। एक लंबी सी ट्रॉली है और ट्रॉली मूव कर सकती है। दिस इज ए ट्रॉली, और इस ट्रॉली के एक किनारे पर ये एक बच्चा बैठा है और ये ट्रॉली मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी। नाउ आवर क्वेश्चन सेज दिस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। ओके, if the child gets up and run about the trolley in any manner, what is speed of center of mass of the trolley plus child system? ये यहां से खड़ा होके इधर दौड़ना शुरू कर देता है। अगर ये इधर दौड़ता है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का क्या होगा? वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी या सेम रहेगी? तो ये एक ट्रॉली है, ये एक बॉडी है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, यहां पर। अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर है और ये चाइल्ड इस पर दौड़ेगा, अभी ये चाइल्ड इस तरफ है, इधर वेट ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास यहां है। अगर ये चाइल्ड इधर आ जाएगा तो इधर वेट ज्यादा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। ये एक चीज हमको मालूम है, ऐसा होने वाला। अब चाइल्ड ऐसा दौड़ के जाता है तो वेलोसिटी का क्या होगा?
अब इसमें दो तरह की वेलोसिटी, ट्रॉली की वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है और ट्रॉली के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू गिव ए कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज that velocity of center of mass do not change unless external forces applied on the system. Velocity of center of mass do not change unless external forces applied. Running of the child is a internal action. बाहर से तो नहीं लगा वो, बाहर से इसी ने किसी को पुश नहीं किया, किसी ने ब्रेक नहीं लगाया, इसीलिए इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिस्टम की सेम रहेगी। ठीक है, सो व्हाट विल बी अवर आंसर? द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही क्वेश्चन वर्ड चेंज होके आता है, उसमें शब्द कैसे चेंज करते हैं। ये ट्रॉली का ये वाला पार्टिकल जिसका नाम है ए, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास। जब ये ट्रॉली पे बच्चा यहां बैठा है और ट्रॉली मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है v। नाउ दिस चाइल्ड रन्स विद सर्टेन वेलोसिटी v डैश, और ये इस तरफ आता है। पहले जब ये ट्रॉली चल रही थी, बच्चा यहां बैठा था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? v। पूरे ट्रॉली की वेलोसिटी क्या थी? v। चाइल्ड की वेलोसिटी v, ए पॉइंट की वेलोसिटी भी v। पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से जा रहा था? v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब इस सिस्टम के ऊपर इस बच्चे ने ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया, ये इधर से इधर दौड़कर आया, तो आप ये बताएंगे कि ये वाला जो पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी अभी भी v है, बढ़ गई कि कम हो गई? ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है और इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि वेलोसिटी किसकी कांस्टेंट होती है। याद रखिए, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होती है, ये एक पक्का कंसेप्ट। दूसरा, जब सेंटर ऑफ मास हमेशा किस तरफ होता है, तो आंसर है जिधर भार ज्यादा होता है, जिधर मास ज्यादा होता है। पहले सेंटर ऑफ मास, मान लो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो पहले सेंटर ऑफ मास इस तरफ था, यहां पर सेंटर ऑफ मास था। जब ये बच्चा दौड़ के यहां जाता है, तो यहां सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। यहां से जब इसने दौड़ना शुरू किया, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी? v, इसकी भी v और इसकी भी v, सबकी v। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये ट्रॉली यहां पर आ गई है, ये ट्रॉली यहां पर आ गई है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। एक सेकंड के बाद ये ट्रॉली यहां पर आ गई है, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, लेकिन किसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है? सेंटर ऑफ मास की। तो बताइए, v डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड मैं किस लाइन से दिखा सकता हूं? ये इसका नाम है p, इसका नाम है q, इसका नाम है m, इसका नाम है n। कहां से लेके कहां तक मैं लाइन खींचूं जो ये दिखाएगा कि सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड में कितना आगे गया? पहले सेंटर ऑफ मास कहां था? P पे। सेंटर ऑफ मास कहां था? P पे। बाद पे कहां चला गया? वहां पर कहां है? N पे। तो 1 सेकंड में सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ा? P से लेके N तक। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो सेंटर ऑफ मास को कितना आगे बढ़ना है? कितना आगे बढ़ना है 1 सेकंड में? आंसर है v। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कंजर्व रहती है। तो सेंटर ऑफ मास को कितना आगे बढ़ना है? v। तो ये वाला पॉइंट P सेंटर ऑफ मास था, अब सेंटर ऑफ मास कौन है? n। तो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास
एक सेकंड में कितना आगे जाता है, जितनी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कितनी है, v। तो एक सेकंड में सेंटर ऑफ मास यहां से ये वाला सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होना चाहिए, v दूर होना चाहिए। ये बात कुछ समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास एक सेकंड बाद कितनी दूर होगा, v दूरी पे होगा। ये ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंटर ऑफ मास ही चेंज हो गया, पर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। हमारा नियम पक्का है, क्या, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास v ही होना चाहिए। तो पहले ये था और अब ये है, तो ये डिस्टेंस कितना है, v के बराबर है, और ये पॉइंट a है। क्या अब आप बता सकते हैं कि a से a इसकी दूरी अभी v है, v से कम है या v से ज्यादा है? ठीक है, इसको मैं पलटता हूं। आप ये बताइए, ये पॉइंट P अभी ये कहां पर है, M पे। तो P से M का डिस्टेंस V से ज्यादा है कि V से कम है? यहां से यहां का डिस्टेंस देखो, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, V। तो यहां से यहां का डिस्टेंस V से कम हुआ कि ज्यादा, कम हुआ। तो ये वाले पार्टिकल पर हम नजर गड़ाकर रखते हैं, देखते हैं एक सेकंड में ये यहां से यहां पहुंचा। अगर ये एक सेकंड में यहां से यहां पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक? क्या ये डिस्टेंस v है? नहीं है, उससे कम है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रॉली स्लो हो गई। ट्रॉली कैसी हो गई, स्लो। ठीक है, इस तरह से ट्रॉली स्लो हो जाती है। पर सेंटर ऑफ मास, उसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, v। क्यों? क्योंकि यहां सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास एक सेकंड में कितना दूर गया, v। सही है, लेकिन ट्रॉली का ये पार्टिकल, ट्रॉली का यही पार्टिकल है, ये v दूर नहीं गया। ये कैसा हो गया, कम हो गया। तो ट्रॉली कैसी हो जाएगी, स्लो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ने अपनी पोजीशन बदल ली, सेंटर ऑफ मास खुद ही आगे चला गया, इसीलिए ट्रॉली को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कम आगे गई। तो ट्रॉली इसमें कैसी दिखेगी हमको, स्लो जाती हुई दिखेगी। ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट इफ द चाइल्ड इज रनिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रॉली? It will become faster, it will become slower, it will remain of the same velocity. तो इसमें से क्या आंसर बना, it will become slow. चाइल्ड किधर दौड़ के गया, आगे। और इस चीज को अब एकदम फंडामेंटल समझिए, इतना ज्यादा गुणा भाग और इतना ज्यादा दिमाग आप नहीं लगा पा रहे। तो हम क्या देखते हैं कि एक सिस्टम है, उसके दो मेंबर हैं, ट्रॉली और चाइल्ड, दोनों एक जैसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, v। कंजर्वेशन का नियम क्या कहता है कि इसको कितना रहना चाहिए, v। अगर ये v+1 हो गया तो इसको कितना हो जाना चाहिए, टोटल v रहना चाहिए, एवरेज क्या रहना चाहिए, v। फिर से इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी भी है v, एवरेज कितना, v। v वेलोसिटी से बढ़ रहा है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v+1, एवरेज v ही लाना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, v-1। दोनों का टोटल करिए, एवरेज निकालिए, कितना आया, v। तो जब भी कोई चाइल्ड v से आगे भागेगा तो ट्रॉली किधर जाएगी, पीछे जाएगी। लेकिन वो ऑलरेडी v से आगे जा रही थी, पीछे जाने का मतलब थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ये उल्टा होता कि चाइल्ड यहां खड़ा है, ट्रॉली इधर जा रही है और वो दौड़कर इधर आता है, तो ट्रॉली कैसा करेगी, ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ताकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उतनी ही रहे या पूरे सिस्टम की वेलोसिटी उतनी ही रहे। ये बात समझ में आती है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, सोचिए। और ये याद रखिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उससे हमने ये बनाया। और कॉम्पिटिटिव में इतना सा क्वेश्चन नहीं आता है
कॉम्पिटिटिव में ये पूरा क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड दौड़ेगा तो ट्रॉली की वेलोसिटी में क्या अंतर है। ठीक, अगला हम लोग लेते हैं नेक्स्ट 7.4। अगर कोई बुक्स लाए हैं तो बुक्स खोल के क्वेश्चन देख सकते हैं आप साथ में। ये लाए हैं तो मैं बोल रहा हूं, शो दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दो वेक्टर हैं, दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये इसकी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, सो द क्वेश्चन इज शो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी से मिलाकर हमने एक ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो पहले हमने बनाया ये ए, इसको पैरेलल बराबर, तो ये कौन है? ए। अब ए के हेड से बी हमने ले लिया और ये ऐसे बना दिया, दिस इज बी। अब ए क्रॉस बी, अच्छा ट्रायंगल कहां बना? यहां से स्टार्ट किया, यहां कंप्लीट किया और ये हमने मिला दिया, ये ट्रायंगल बन गया। दिस ट्रायंगल इज मेड बाय ए एंड बी। अच्छा, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? यहां से हमने एक परपेंडिकुलर यहां बनाया, ये ए और बी इनके बीच में ये एंगल है थीटा। इफ दिस इज एंगल थीटा, लेट अस से दिस इज ABC, तो ये इसको माना M। तो बताइए इसका एरिया कितना होगा? एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, इसका हाफ। बेस कितना लेना है? यहां से यहां तक AB मल्टीप्लाइड बाय हाइट CN, दिस इज हाफ। CN और B में क्या रिलेशन है? We know that this is perpendicular, this is hypotenuse. Okay, this is perpendicular, this is hypotenuse and makes angle theta. इस थीटा के लिए ये क्या है? नॉर्मल, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना हुआ? साइन थीटा इज इक्वल टू CN डिवाइडेड बाय CB। CN डिवाइडेड बाय CB, CB को इधर मल्टीप्लाई करिए, CN इज इक्वल टू CB साइन थीटा, AB इंटू CB साइन। ये आ गया। व्हाट इज दिस? एरिया। नाउ हम लोगों ने स्टडी किया है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू इज थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये वेक्टर अगर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है, देन दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अल्फा। डजंट मैटर, अगर ये अल्फा है ये थीटा है तो ये एरिया आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना है? AB। B का मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज BC। और साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, इसलिए साइन अल्फा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। सो दिस वी कैन राइट एज साइन थीटा। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करिए। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। व्हाट डज इट से? ABCB sin थीटा, ABCB sin थीटा, बोथ आर सेम। ये हाफ है और ये फुल है। सो क्रॉस वेक्टर इज डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमको प्रूफ करने को कहा गया है। सो द क्वेश्चन सेज show that area of a triangle between vector A and B is 1/2 of the magnitude of A cross B.
ये है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ये इसके बाद आप लिख सकते हैं यहां हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड, half of magnitude of A cross B is equal to half AB BC into sin theta, and this is equal to area of triangle, hence proved. Okay, so this is, we have done 7.4. ये 7.6 3 डायमेंशन का है और ये हम लोगों ने क्लास के दौरान नहीं किया था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसको करना है। हम लोगों ने 2 डायमेंशन वाले किए। ओके, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल whose पोजीशन वेक्टर इज r। ये एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। इस तरह से हमने इसमें तीनों एक्सिस मान लिया। और पॉइंट कहाँ है? पॉइंट यहां नहीं है, S। ये पोजीशन वेक्टर r है और इसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं तो x, y, z लेंथ कहां पर होगी? सब इधर ध्यान दीजिए। अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं इस पॉइंट P के, तो देखिए अगर यहां से हम x पर एक परपेंडिकुलर बनाएं, ये तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना होगा? x। यहां से हमने y पर एक परपेंडिकुलर बनाया इस, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? y। और यहां से अगर z पर एक परपेंडिकुलर बनाया तो ये वाला डिस्टेंस कितना कहलाएगा? z। दैट इज व्हाई इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x, y, z। x, y, z कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? यहां से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये x को काटेगा कितना? x। और y पे बनाया तो y और z पे बनाया तो z। ये हो गया। अब इस पॉइंट P पर एक पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, वो भी 3 डायमेंशन में। उसके कारण उसका जो मोमेंटम बनता है वो मोमेंटम भी किसी भी एक डायरेक्शन में होता है, which is not in one direction of either x और y और z। वो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो हमको क्या दिया गया है? कंपोनेंट्स। अच्छा, मोमेंटम इज p। p के ये कंपोनेंट कौन से हैं? px, py और pz। तो यहां पर जो ये यहां पर ये ऐसे जा रहा है इस तरह, ये क्या चीज है? वेक्टर p, मोमेंटम। इस मोमेंटम के भी 3 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है px। px की डायरेक्शन किधर होगी? हमको मालूम है कोई भी एक वेक्टर के हम 3 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक x के पैरेलल, एक y के पैरेलल और तीसरा z के पैरेलल। यही हमने अभी किया। इसके डिस्टेंस पे 3 हमने कंपोनेंट बना दिए। अब ये जो p है इसके 3 कंपोनेंट बनाते हैं और ये कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट x के पैरेलल, ये रहा x और ये x के पैरेलल, इसका नाम px। दूसरा किसके पैरेलल? y के, ये y है और ये y के पैरेलल, ये कौन है? py। और तीसरा z के पैरेलल और ये z है तो ये z के पैरेलल।
दिस इज पी जेड। इस तरह से P के ये तीन कंपोनेंट Px, Py, Pz ये तीन हो गए। अब फिर से सुनिए, एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम कितना है P, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है R, तो इसका हमको क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट। एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट हमको निकालने हैं। अब एंगुलर मोमेंटम हम निकालते कैसे हैं? एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे जाता है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो यही डायरेक्शन किसकी है? मोमेंटम की, P की। यहां सेंटर से इसका डिस्टेंस ये डिस्टेंस है R, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? हम सबको मालूम है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R इंटू P। अगर इसके बीच का एंगल 90 है तो साइन थीटा की भी जरूरत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? R इंटू P। क्या किया हमने? आर्म ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय वो वाला मोमेंटम जो कि इससे राइट एंगल पर है, राइट एंगल वाला मोमेंटम, और ये क्या? डिस्टेंस। ओके, अब यहां पर इसको निकालिए और सब मोमेंटम का आपस में सम कर देते हैं। सभी एंगुलर मोमेंटम का आपस में सम करेंगे तो क्या निकल आएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम। या हम हर एक के कंपोनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ कंपोनेंट निकालने को बोला है। अच्छा, कंपोनेंट निकालने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी एक एक्सिस लेते हैं, Z एक्सिस के चारों तरफ ये पार्टिकल घूम रहा है, कितने डिस्टेंस पर? फिर से मेरा क्वेश्चन सुनिए, Z एक्सिस के चारों तरफ ये पार्टिकल घूमता है तो उसका रेडियस कितना है? डायग्राम में देखिए, ये है Z एक्सिस, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमता है। यस, बिल्कुल ठीक। अगर ये ऐसे घूमता है तो इसका आर्म कितना लेना है? x मल्टीप्लाई किससे करना है? P से। कौन से P से मल्टीप्लाई करेंगे? P भी 3 बन गए। यस, इस x के परपेंडिकुलर P कौन सा है? नो, Py किधर है? हाँ, थोड़ा सा Py समझने में आपको दिक्कत हो रही है। ये x डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसकी है? y, और ये डायरेक्शन किसकी है? z की। अब देखो, ये z एक्सिस मानी हमने, तो कौन सा P घुमाएगा इसको? ये वाला घुमाएगा कि ये वाला घुमाएगा? ये, इसका नाम है y, इसका नाम है z, इसका नाम है x। तो कौन सा P लोगे घुमाने के लिए? y। 3 डायमेंशन है, थोड़ा ध्यान से सोचिए। Z एक्सिस के चारों तरफ घूमना है, तो ये तो सबको समझ में आ गया कि आर्म कौन सी लेनी है? Y। अब P कौन सा लेना है? जो अंदर जा रहा है कि जो ऊपर जा रहा है? अंदर जा रहा है, और अंदर जाने वाले को हमने क्या माना है? Y। तो कौन सा P लेना? Y। तो ये क्या हुआ? x इंटू Py। ये एंगुलर मोमेंटम हम किसके अराउंड निकाल रहे हैं? Z एक्सिस के, तो इसका हम नाम देंगे LZ, x इंटू Py। लेकिन अभी हमने खाली एक ही P लिया है, जबकि P के कितने हिस्से हैं? 3। ओके, अब बताइए, ये हमने लिया x इंटू Py। दूसरा Px, ये Px कुछ बनाएगा क्या? Z के अराउंड। सोचिए और बताइए।
इधर देखिए, px इस तरफ लग रहा है और ये वाला ये कोऑर्डिनेट कितना है, y px। सिर्फ इन दो के बारे में सोचिए, क्या इफेक्ट होगा, घूमेगा। यहां पर हमने z एक्सिस को खड़ा कर दिया, ये z एक्सिस है ना z एक्सिस। तो बताइए ये एक आर्म है, इस पर y और x के बीच कितना एंगल होता है, 90। तो y क्या है, डेप्थ, ये रही y डेप्थ, और x किधर काम करता है, इस तरफ। तो x काम कर रहा है इस तरफ, घुमाएगा कि नहीं, घुमाएगा। और इसका मोमेंटम कितना होगा, y इंटू px, y इंटू px, ये y इंटू px, ये दूसरा मोमेंटम जो कि z के चारों तरफ घुमा सकता है। तो फिर से देखिए, बहुत आसान है। ये है मान लीजिए z की डायरेक्शन, ये z की डायरेक्शन, ये x एक्सिस है, py इधर काम करता है, py इधर काम करता है y की तरफ, ये y है, ये x है, ये z है। तो py ऐसे काम कर रहा है, इसको ऐसे घुमाएगा z के चारों तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम बनाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, y इंटू px। ठीक है, कैसा चलेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब दूसरा, ये क्या था, x, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y, ये y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट के एंड में एक p और काम करता है ऐसे, इस p का नाम क्या है, p इन द डायरेक्शन ऑफ x, ऐसे काम करता है ये इधर। तो इसको अब मत देखिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y, और ये p कौन सा है, x। ये इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, किसके चारों तरफ, z के। तो ये भी एक एंगुलर मोमेंटम बनाता है z के चारों तरफ। ये एंगुलर मोमेंटम का आर्म की लेंथ कितनी है, y, और p कितना है, px। लेकिन डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, पहले वाले के डायरेक्शन से उल्टी। तो ये एक डायरेक्शन को अगर हम प्लस मानेंगे तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस। ठीक है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर बनेगा, पहले वाली एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज को हम मानते हैं प्लस, और अब जो बना वो कैसा है, माइनस। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, x इंटू पी वाई माइनस y इंटू पी। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम अराउंड z। फिर से देखिए, ये वाला इससे ज्यादा अच्छा पता लगता है, ये z एक्सिस है, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट है बताइए, पोजीशन कोऑर्डिनेट x, और ये p का कौन सा कंपोनेंट है, py। ये py इस x आर्म के लेकर ऐसा घुमाया, तो एंगुलर मोमेंटम कितना बना, x मल्टीप्लाइड बाय py, एंटी क्लॉक है इसलिए प्लस, x इंटू py, एंटी क्लॉक है इसलिए प्लस। अब इसका y कोऑर्डिनेट किधर है, पॉइंट P का, तो आंसर है z डायरेक्शन, कहीं भी z डायरेक्शन। z डायरेक्शन से y हमेशा किधर होता है, पीछे की तरफ। ये इसका y कोऑर्डिनेट है, इस y कोऑर्डिनेट पर px परपेंडिकुलर होता है, ये px, x किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये px इस y को पकड़ के ऐसे घुमाता है। ये कौन सी एक्सिस है, z। तो z में y क्या बन गया, r, और ये px ने इसको ऐसे घुमाया, तो एंगुलर मोमेंटम कितना बना, y मल्टीप्लाइड बाय px, डायरेक्शन निगेटिव। ये डायरेक्शन पहले हमने पॉजिटिव मानी थी, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नेगेटिव। तो ये हमने लिखा माइनस y px।
Z वाले में क्या होगा, Z वाले में Z वाला नहीं घुमा सकता। क्यों? क्योंकि ये Z आर्म है और यही Z एक्सिस है, तो इसके चारों तरफ घूमने के लिए या तो X घुमा सकता है या Y घुमा सकता है, Z नहीं घुमा सकता। इसलिए दो ही कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक इसको ऐसे घुमा रहा है और दूसरा इसको ऐसे घुमा रहा है। इस तरह से ये दो कंपोनेंट से ही क्या बनेगा, LZ। अब आप देखिए इस LZ में कौन गायब है, Z गायब है। तो अगर हम LY बनाएंगे तो कौन गायब हो जाएगा, Y। ठीक है, बताइए LY क्या बनेगा। LY को सोचिए, ये है Y अंदर की तरफ, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, X कोऑर्डिनेट। इसको कौन घुमाएगा, P। कौन सा P, Z। किधर घुमाएगा, नीचे या ऊपर, ऊपर। ठीक है, डजंट मैटर। ये ऐसा ऊपर घुमाएगा। कैसा घुमा, क्लॉकवाइज। ओके, एंगुलर मोमेंटम कितना बना, y मल्टीप्लाइड बाय pz डायरेक्शन प्लस। तो क्या लिखेंगे इसको, नहीं सॉरी, फिर से ये y है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, x, और ये क्या है, pz। तो एंगुलर मोमेंटम कितना बना, x इंटू pz, x इंटू pz। ओके, ये x लिया था, y इसके चारों तरफ नहीं घुमा सकता, z ऊपर है और इसको कौन घुमाएगा, py। P, हाँ, ये क्या है, y, और इस पे काम करेगा px और इसको ऐसे घुमाएगा। कितना बना एंगुलर मोमेंटम, y मल्टीप्लाइड बाय px। सॉरी, यही होगा, आप लोग के साथ भी ऐसे ही होगा, नो प्रॉब्लम। पर आई एम हैप्पी कि आप समझ रहे हो। अब ये डिस्टेंस कितना है, z, तो डिस्टेंस को हमने लिखा z, और ये मोमेंटम कितना है, px, z px, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लगाना, माइनस। ये हमने क्या निकाला, कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। ओके, देन व्हाट विल बी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। यस, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, राइट। तो z, इसमें क्या आया था, xy xz, और इसमें क्या लेंगे, तो z, y और x। अब x का बताइए क्या आएगा, ओके। y को कौन मल्टीप्लाई करेगा, z, क्योंकि x का तो आएगा नहीं। y को pz माइनस z को कौन करेगा, py। y pz x एक्सिस पर लेना है, ये x एक्सिस है, ये y है, और इस y को z किधर घुमाएगा, ऊपर की तरफ, ये ऐसे। तो ये बना एंटी क्लॉकवाइज, y इंटू pz, क्योंकि एक्सिस कौन सी है, x, ये निकला y इंटू pz, और z इंटू py, ये कैसे बन गया, यही x एक्सिस है, ये वाला क्या है, z, और ये क्या है, py, ऐसा घुमाएगा, और ये कैसा, क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस। तो ये दो मोमेंटम बने, एक माइनस और एक प्लस। तो ये बना L in the direction of x, L in the direction of y, and L in the direction of z। इसको कौन कौन बनाता है, दो दो कॉम्पोनेंट। तीसरा जो इसके पैरेलल है वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस
जीरो होता है। ओके, सो ये नोट करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन हम लोग टॉर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले इसके लिए लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम इन 3 डायमेंशंस। का एक एक्सप्रेशन नहीं देंगे, 3 एक्सप्रेशन देंगे, उसके तीनों कंपोनेंट अलग अलग। ठीक है, अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका निकालिए, इसका और फिर रूट करके स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस, वो आपको मालूम है। ओके, सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। There are 2 particles of equal mass, m and m. They are traveling in opposite direction parallel to each other with the same velocity v. इसका ये मतलब है कि इनका लीनियर मोमेंटम तो दोनों का एक समान होगा। Now the distance between the 2 paths is d. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। द लैंग्वेज इज अ बिट डिफिकल्ट। शो दैट, इधर ध्यान दीजिए सब, शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम इज सेम व्हाटएवर बी द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। ये वाला एक पॉइंट हमने लिया, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, इसका और इसका दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फिर हमने यहां पर एक पॉइंट लिया, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। फिर यहां एक पॉइंट लिया, इस पर दोनों का निकाला, ऐड किया। जितनी बार भी आप करिए, हर बार एडिशन होने के बाद एक ही क्वांटिटी आएगी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपने किया हुआ है क्लास में। क्या किया था? When a body is moving in a straight line with mass m and it has a conserved angular moment about an external point O. O से अगर इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, इसकी वेलोसिटी v है, तो m इंटू v क्या है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन यही है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आंसर इज एंगुलर मोमेंटम इज p मल्टीप्लाइड बाय दिस r। अगर ये पार्टिकल यहां पर है तो ये r1 बड़ा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? P इंटू R1 इंटू साइन थीटा। अब R1 इंटू साइन थीटा, R1 इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है? R। तो ये फिर क्या बन गया? ये हमने ऐसे कर दिया, दिस इज R2 एंड दिस इज थीटा2। अब इसका मोमेंटम क्या हो गया? P इंटू R2 साइन थीटा2, बट R2 साइन थीटा2 इस ट्रायंगल में R2 sin θ2 is equal to P into R। इससे हमने एक रिजल्ट याद किया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्ट्रेट मूविंग बॉडी इज लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाले जो डिस्टेंस हैं, इस सब का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और वो तो एक ही है। अब अगर हमने ये पॉइंट ए लिया तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mv मल्टीप्लाइड बाय व्हाट डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस। लेट अस से दिस इज am
इसका एंगुलर मोमेंट कितना होगा, ये यहां पर है, इसको हमने ऐसे मिलाया, यहां से ऐसे मिलाया, ये इधर चल रहा है p, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, p मल्टीप्लाइड बाय विच डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये रहा नॉर्मल डिस्टेंस an। अब बताइए इसका फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना हुआ, L फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय A इंटू M, A इंटू M। ओके, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो इसका साइन कैसा होगा, कैसा घुमाएगा ये, क्लॉक की एंटी क्लॉक, ये V ऐसा जा रहा है ना, V, और ये आर्म है, तो ये कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो इसका साइन क्या लेना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अब नीचे आइए, ये इधर जा रहा है M, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मोमेंटम P, ये हम निकाल रहे हैं L किस पार्टिकल का, सेकेंड, मोमेंटम इसका कितना है, लीनियर मोमेंटम m इंटू v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है an, और इसका साइन बताइए, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा r, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, और वेलोसिटी किधर है, इधर, ये कैसा घूमा, क्लॉकवाइज, इसलिए इसका साइन भी कैसा, नेगेटिव, यानी दोनों का साइन कैसा रहेगा, सेम। हमने इधर लिया तो नेगेटिव आ गया, उधर लेते तो दोनों पॉजिटिव आते, पर सेम, अगर सेम आएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, इज इक्वल टू L फर्स्ट प्लस L सेकेंड, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, माइनस p कॉमन निकला, क्या बचा, am प्लस an, और am प्लस an कितना होता है, am प्लस an इज इक्वल टू d, एंड d इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सो therefore addition of the two is constant. Since d is constant, therefore p into d, therefore addition of 2 is constant. Addition of the two मतलब क्या होता है, total. So total momentum of the system is constant, क्योंकि P कांस्टेंट है, M और V और D भी कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पॉइंट लेते तो यहाँ से क्या आता, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस मिला के क्या बनता, D। ये पॉइंट के लिए इसका आर्म कौन सा है, यहां से यहां तक, और इसका आर्म कौन सा है, यहां से यहां तक, दोनों आर्म का टोटल किया d, इसलिए हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, d। उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, सिंस d इज कांस्टेंट, देयरफॉर द टोटल एडिशन इज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट इज दे आस्क्ड अस टू प्रूव। A car weighs 1800 kg. Distance between front and back axle is 1.8 meter. Front दो व्हील ऐसे हैं, बैक दो व्हील ऐसे हैं, और ये इन दोनों के बीच, ये दोनों एक्सल के बीच का डिस्टेंस 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर। The center of gravity is 1.05 मीटर। यहाँ से यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास, और ये वाला डिस्टेंस हमको दिया है 1.05 meter. Behind the front axle, determine the force exerted by level ground on each front wheel and back wheel.
टोटल 4 व्हील हैं, इसलिए पूरा वेट किस पर आता है, ऑल 4 व्हील्स पे पूरा वेट आएगा और ये पूरा वेट चारों व्हील पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि ईच व्हील पर कितना वेट आएगा, तो हम निकाल लेंगे सामने कितना वेट और पीछे कितना वेट, फिर उसको आधा आधा कर देंगे। ओके, ये वेट अलग अलग क्यों आएंगे, तो आंसर अलग अलग इसलिए आएंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच नहीं है। अब ऐसी क्या टेक्निक होगी कि ये सब आपस में रिलेटेड हो। 1800 kg ये क्या है, टोटल वेट। अब इसकी टेक्निक के बारे में सोचिए कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि यहां से ऊपर की तरफ रिएक्शन लगता है R1, यहां से ऊपर की तरफ रिएक्शन है R2 और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला डिस्टेंस है 1.05, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.75। ओके, अब कोई इक्वेशन दिमाग में आता है, राइट? मुझे लगता है इसके पहले हमको एक छोटी सी चीज करनी चाहिए जो आपके हर न्यूमेरिकल में काम आएगी, और वो चीज है इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। ओके, इसको करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जहां जहां इक्विलिब्रियम शब्द आएगा या जहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन हमको बताई जाएगी, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में है। दूसरा, उस चीज पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ना तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन है न लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन है मींस फोर्स लग रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन है मींस टॉर्क लग रहा है। अगर उस पर लीनियर एंगुलर दोनों नहीं है तो वो एक जैसी वेलोसिटी से चले जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मोस्टली इक्विलिब्रियम के केस में हमको एक रुकी हुई चीज मिलेगी। Whenever we say any body is at rest, तो उसका क्या मतलब है कि ना तो उसमें लीनियर एक्सीलरेशन है ना उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन है। इससे हमको बड़े इंपॉर्टेंट 2 इक्वेशन मिलते हैं। पहला इक्वेशन ये मिलता है कि उस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको अलोंग विद अलजेब्रिक साइन ऐड कर दीजिए, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 0। सब फोर्सेस का सम 0। दूसरा, उस पर जितने टॉर्क लग रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पर हर फोर्स का टॉर्क निकालिए, सभी टॉर्क का सम करिए, तो टॉर्क का सम भी कितना होगा, 0। ये मंत्र आपको याद रखना है। फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ये चीज हमको बार 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 इक्वेशन देगी, ठीक है। अब यहां पर ये R1 किसके बराबर है, ओके, R1 R2, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, 1800, तो पहला सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। ये इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ कौन काम कर रहे हैं, R1 R2 पूरी बॉडी पे, नीचे की तरफ कौन काम कर रहा है, 1800, ये नीचे की तरफ, और सम कितना होना चाहिए, 0। ये प्लस है ये माइनस है, ये 0 सम कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमको क्या इक्वेशन देता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1800। अगर सम इज इक्वल टू 0 उस भाषा में हम लिखते तो इसको हम लिखते R1 प्लस R2 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नीचे काम करता है इसलिए माइनस। उसके बाद इसको उठा के इधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस।
तो हम लोग ऐसे 2 स्टेप करने की बजाय ऐसा सिंगल स्टेप कर सकते हैं। ऊपर के फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे के फोर्सेस। ये आ गया, ये हमको एक इक्वेशन मिला, ये हमने इसको यूज कर लिया। दूसरा, इसको यूज करिए, सम ऑफ द टॉर्क्स या सम ऑफ द मोमेंट्स। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज 0। इस पर देखिए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट पर हम टॉर्क निकाल सकते हैं। यहां पर निकाले, चाहे यहां निकाले, चाहे यहां निकाले, हमारी इच्छा है। तो ऐसा करते यहां निकालते हैं। अगर यहां हम टॉर्क निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 0.75। ये वाली बॉडी कितना फोर्स लगा रही है? R1। इस पॉइंट पे R1 फोर्स ऊपर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है? 0.75। तो इसका टॉर्क कितना बना? 0.75 इंटू R1। ये हम क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ टॉर्क। 0.75 इंटू R1। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? याद रखिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। ये फोर्स ऐसा ऊपर लगता है और ये आर्म है, तो कैसा घूमेगा? ये क्लॉकवाइज। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव। ओके, अब ये R2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? 1.05 और इसका साइन बताइए। ये ऐसा घुमाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये प्लस। इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। 1.05 इंटू R2 माइनस 0.75 इंटू R1 इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि बॉडी कैसी है? एट रेस्ट। एट रेस्ट का क्या सबूत है? ये कार ऐसे घूम नहीं रही है, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये आ गया। अब ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। आपके पास कितने इक्वेशन है? 2। अननोन क्वांटिटीज कितनी है? 2। बस, यू हैव डन इट। इसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का काम खत्म हो गया। आपको 2 इक्वेशन मिल गए, 2 अननोन क्वांटिटीज हैं। R1 R2 निकालिए और बताइए। तो ये R1 R2 आया। R1 2 व्हील पर है, तो एक व्हील पे कितना आ गया? 525 kg। उसको न्यूटन कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स में मल्टीप्लाइड बाय G, then it will be converted into newtons. This is the right answer, and this R1 is on the rear wheel, back wheel. Front wheel पे कैसे? 750 का हाफ कर देंगे। हाँ, on one wheel this will be 375 into 9.8 न्यूटन। ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है जी। सर, इसमें जो फ्रंट व्हील और बैक व्हील में जो एक्सेल है, 2 एक्सेल होंगे जी। तो पहले इसमें क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढिए, उससे आपको पता लगेगा कि क्या करना है। क्या निकालना है? हाउ मच एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड। हमको नया ओमेगा निकालना है, नई एंगुलर स्पीड निकालनी है। पहले वाली एंगुलर स्पीड कितनी है? 40 RPM। ये उसकी पहले की स्पीड है। ओके, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? सोचिए। ओके, हमको क्वांटिटीज क्या क्या दी गई हैं? पहले उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो कि बाद में चेंज होता है 2/5 टाइम, यानी ये इनर्शिया को चेंज कर रहे हैं। देयर आर 2 कंडीशंस। एक कंडीशन हाथ फैलाया हुआ है, दूसरे कंडीशन में हाथ फोल्ड है। इस 2 कंडीशन में बाहर से कोई टॉर्क या फोर्स नहीं लगता है, तो क्या चीज कंजर्व होगी?
एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम बिफोर फोल्डिंग द हैंड्स, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर फोल्डिंग द हैंड्स. तो बिफोर फोल्डिंग द हैंड्स, आफ्टर फोल्डिंग द हैंड्स, एंगुलर मोमेंटम का एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें इसमें गिवन क्वांटिटीज आती हो. गिवन क्वांटिटीज क्या हैं? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड. तो एंगुलर मोमेंटम L का कौन सा फॉर्मूला लेंगे? यस, I इंटू ओमेगा. तो हाथ फोल्ड करने के पहले उसका I था I1 और ओमेगा था ओमेगा 1. हाथ फोल्ड करने के बाद I बदल के हो गया I2 और ओमेगा हो गया ओमेगा 2. तो ये एंगुलर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल. दिस इज द इक्वेशन यू गेट. अब इसमें हमारा टारगेट कौन है? हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड आफ्टर ही फोल्ड्स हिज हैंड्स. ये वाली एंगुलर स्पीड हमको निकालनी है. अगर ये एंगुलर स्पीड निकालनी है तो हमको बाकी सब चीजें पता होनी चाहिए. अब इसमें बाकी सब की वैल्यू रख देते हैं. इसकी वैल्यू कितनी रखनी है? I. तो I2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 2/5I. ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? 40 RPM. 40 RPM इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है ओमेगा 2 निकालना है, इसलिए वैसे ही रख देते हैं ओमेगा 2. बस आपका आंसर आ गया. I इज कैंसल्ड. ओमेगा 2 किसके बराबर हुआ? दिस इज 200/100 RPM. दैट्स ऑल. कई स्टूडेंट इसमें कोशिश कर सकते हैं आरपीएम को उसको रेडियन पर सेकंड में बदलना, क्योंकि रेडियन पर सेकंड क्या है? एसआई सिस्टम. दूसरा कोई क्वेश्चन होता तो हम इसको जरूर बदलते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने एक शॉर्टकट लगाया. क्या शॉर्टकट लगाया? कि ओमेगा दोनों तरफ है. अगर इधर आरपीएम है तो इधर भी आरपीएम है, इसलिए ये अलाउड है. लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मूला होता और ये बोला जाता कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, बस अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना होता तो हम ओमेगा आरपीएम में नहीं ले सकते थे. नॉट अलाउड. किसमें लेना पड़ता हमको? नो, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी आरपीएस. समझ में आया? उसमें लेना पड़ता. तो चूंकि अभी हमको वो चीज नहीं निकालनी है, सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में हम ये रिस्क ले लेते हैं कि दोनों तरफ आरपीएम लिख लें. ठीक है? तो इसलिए इसको भी हमने आरपीएम लिखा और इसको भी आरपीएम लिखा. तो अब हमारा आंसर क्या आया? ओमेगा 2 इज इक्वल टू 100 आरपीएम. ठीक है? ये समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं. ये सब सिंगल यूज सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन बी, उसको सुन लीजिए. शो दैट चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. शो दैट न्यू काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है. क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. पहले ओमेगा कितना था? 40 आरपीएम. अब कितना हो गया? 100 आरपीएम. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड. ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सिंस ओमेगा इज इंक्रीजिंग, energy will also increase. एनर्जी विल इंक्रीज. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है? अच्छा, अब इसका एक थर्ड पार्ट भी है. ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये आप बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है. पीछे छिपने से नहीं होगा. हाँ, काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? सोचिए.
एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जब कुछ वर्क किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। इस स्टोरी में किसी ने कुछ वर्क किया क्या? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, किसी ने कोई वर्क किया? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, इसीलिए आपसे पूछा गया है। हाथ उसके फैले हुए थे, उस हाथ को उसने क्या किया? ये वर्क उसने किया। ये वर्क उसने कैसे किया? अपनी मस्कुलर एनर्जी खर्च करके। तो उसने अपनी एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी कहां चली गई? दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर एनर्जी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं से जरूर वो एनर्जी आई होगी। और एनर्जी आने का तरीका क्या होता है? एक बॉडी जिसके पास एनर्जी है वो वर्क करती है, जब वो वर्क करती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो वर्क जाके दूसरी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देती है। ये तरीका होता है। तो अगर इसमें एनर्जी बढ़ी है तो किसी न किसी ने अपनी एनर्जी कम की होगी वर्क करके, तो वो उस बॉय ने वो वर्क किया है, he has folded the hands। तो हैंड फोल्ड करने से उसकी अपनी एनर्जी कम हुई और रोटेशन की एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, सो दिस एनर्जी हैज कम फ्रॉम फोल्डिंग द हैंड्स। This is 7.14. Rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg. Radius 40 centimeter. What is angular acceleration of the cylinder if rope is pulled with a force of 30 Newton? What is linear acceleration of the rope? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पहली बार बना रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा लगेगा। इस सिलेंडर को आप साइड से देखिए। अगर ये एक लंबा सिलेंडर है और इस पर हम रोप को लपेटते हैं, ऐसे रोप को लपेटा यहाँ पर, ऐसा मत देखिए, घूमेगा तो ऐसे, ऐसे देखिए, ऐसे में क्या दिखेगा आपको? सर्कल। तो हमने इसका डायग्राम ऐसे बनाया। इसका रेडियस कितना है? तो ये यहां से ऐसा बना लिया 40 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिए 0.4। यहां पर हमने रोप को लपेटा है। रोप को लपेटने के बाद 3 kg, सिलेंडर ऑफ मास 3 kg। इस सिलेंडर का अपना मास कितना है? 3 kg। रेडियस 40। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर? अल्फा हमको निकालना है, ये यहां से हमने लिया। What is the angular acceleration? The rope is pulled with a force of 30 Newton. ये रोप यहाँ से कोई भी एक तरफ से ऐसे लटक रही है और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और ये फोर्स हमको दिया गया है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन और हमको अल्फा निकालना है। अब ये बताइए, सोचिए कैसे आप निकालेंगे अल्फा? अल्फा किस किस के फॉर्मूला में आता है? याद करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, तीनों के फॉर्मूला याद करिए। अल्फा किस में आता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसमें हमको क्या क्या पता होना चाहिए? टॉर्क और आई। तब हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा। टॉर्क का कोई और फॉर्मूला है? यस, मैंने आपको बताया था हमेशा टॉर्क के दोनों फॉर्मूले याद रखना। दूसरा क्या होता है? R इंटू एफ। क्या हमको R मालूम है? F मालूम है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, दिख रहा है, तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। आई, क्या आप आई निकाल सकते हैं? ये कौन सी शेप है? सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर। सिलेंडर का आई कितना होता है? हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि डिस्क के ऊपर डिस्क जोड़ के सिलेंडर बनता है, तो जो डिस्क का होता है वही सिलेंडर का होता है, हाफ mr स्क्वायर। अब क्या आपको m मालूम है? r, राइट? तो हम आई भी निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सब चीजों की वैल्यू रखिए और अननोन क्वांटिटी को निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप R को रखेंगे, देखिए F
R into F is equal to M R square into अल्फा, एक R कैंसल, तो अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन M इंटू R। हर एक चीज को SI सिस्टम में ही रखना है, नहीं तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। क्या हाफ एम आर, करेक्ट। हाँ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज ठीक। बस अब इसकी वैल्यू रखिए और अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर। क्योंकि हॉलो सिलेंडर है इसलिए इसका हाफ एम आर स्क्वायर नहीं लेना, कितना लेंगे, एम आर स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करिए, आप देखिए अल्फा कितना आया, 25। अगर अल्फा 25 है तो बताइए इसका यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज लीनियर एक्सिलरेशन, दिस इज एंगुलर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हम इसका लीनियर एक्सिलरेशन भी निकालना है, ए लीनियर एक्सिलरेशन ए का अल्फा से क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। आर की वैल्यू कितनी लिखनी है, 0.4 और अल्फा की वैल्यू 25, दिस इज इक्वल टू 10। इसका यूनिट क्या लिखूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये दोनों आंसर आ गए, एंगुलर और लीनियर। इसमें भी हमने फॉर्मूला का सिंगल यूज ही किया है, बस एक टॉर्क का फॉर्मूला लिखा 2 बार, आर एफ और एक तरफ आई अल्फा, उससे ही आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़िए। तो maintain a rotor at uniform angular speed 200 radian per second and engine needs to transmit a torque 180 Newton meter. What is power required by the engine? हमको क्या क्या दिया गया है, ओमेगा 200 रेडियन पर सेकेंड और हमें दिया गया है टॉर्क 180। दोनों एसआई सिस्टम में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकालना क्या है हमको, पावर। तो पावर का फॉर्मूला याद करिए और बताइए, टॉर्क इनटू ओमेगा, वेरी सिंपल। तो इसमें ज्यादा कुछ करने का है ही नहीं, 180 इंटू 200, 36 किलोवाट। 36,000 आया, 1000 के लिए किलो यूज कर लीजिए, तो 36 किलोवाट। हाँ, भी हम करते 7.16 फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास डिस्क है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस आर। फ्रॉम दिस डिस्क of radius r is circular hole of radius r by 2 is cut out. Center of the hole is at r by 2 from center of the original disc. ये center of the original disc है, इससे हम दूर गए r by 2, r by 2 जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। इसको इधर ध्यान दो, इस पॉइंट को सेंटर मानकर r by 2 रेडियस का एक होल बनाया, वो सर्कल यहां पर बनेगा। ये यहां से कितना दूर है, r by 2। इसी r by 2 को रेडियस माना और यहां से हमने एक सर्कल ऐसा काटा, ये। और ये वाले सर्कल, इसका मेटल इसमें से निकाल दिया, ये मेटल इसमें से निकाल दिया। अब क्या बचा हमारे पास, इतना पोर्शन बचा, ये पोर्शन बच गया। अब इनका क्वेश्चन है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, निकालिए। अगर ये सिंपल डिस्क होता ये,
तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? सेंटर। ठीक है, अब ये किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने को बोल रहे हैं हमको? ये हमको बोल रहे हैं ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए। ये वाला जो बन गया, ये वाला पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। इट इज ए सीरियस क्वेश्चन, इट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे जिसके कारण रोटेशनल मोशन बदनाम है। तो थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए और बनेंगे, ये सब बनते हैं, आराम से बनते हैं। थोड़ा शांति से बात करना बंद करके इसको सोचने की कोशिश करिए कि ये किस तरह से बनेगा। हमको निकालना क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास। हाँ जी, सिमेट्रिकल शेप में तो इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा। हाँ बिल्कुल। पर ये सिमेट्रिकल शेप तो नहीं बन रहा है, तो क्या हुआ? तो भी कोइंसाइड करेगा। हाँ तो हमेशा सेम ही होता है। हाँ, अनलेस द बॉडी इज वेरी लार्ज, वो एक स्पेशल केस है, मैंने आपको बताया। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। किस तरह से निकाला जाएगा इसका कोई मेथड सोचिए। ओके, सो दिस आर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये r1 r2 r, ये तीनों कहां से नापे गए हैं? एक ही पॉइंट से, ओरिजिन। कितनी बॉडीज हैं? 2। ठीक है, अब देखिए दो बॉडीज मैं आपको दिखाता हूं। एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ये छोटा वाला। इसका रेडियस कितना है? r/2। ये r/2 रेडियस की एक बॉडी है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, हमको मालूम है क्योंकि ये सर्कल, राइट। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमने निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास ये वाले पॉइंट से यहां इतना दूर है और ये डिस्टेंस है x। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा क्योंकि ये लाइन कैसी है? सिमेट्रिकल। ठीक है, इधर देखिए और नीचे देखिए, सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा। और किस तरफ होगा? जिधर मास ज्यादा है। ये वाला हिस्सा हमने निकाल दिया, इधर का मास कम हो गया, इधर का मास बचा, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ हट जाएगा। ये हमने माना कि सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया? इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना है? x। ये x। अब ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये दो बॉडीज हैं। इसका सेंटर यहां पर और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर। दोनों का मास, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, इट इज ए पॉइंट एज इफ द कंप्लीट मास इज प्लेस्ड ऑन दैट पॉइंट। पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पर रखा है। इस बॉडी का मास यहां रखा है, इस बॉडी का मास यहां रखा है। इसको हमने माना m1, इसको माना m2 मान लो। तो m2 मास कहां पर रखा है? यहां। m1 मास कहां रखा है? यहां, ये m2। और इस पूरी बॉडी का मास कहां रखा है? अगर ये पूरा ऐसा मिला हुआ हो तो इस पूरी बॉडी का मास कहां रखा है? यहां। यहां पर कितना मास है? m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप इसके मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, या सारे मोमेंट का सम कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम इसको वो पॉइंट मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास से इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट दोनों कैसे होंगे? अपोजिट एंड इक्वल, तभी दोनों का सम क्या होगा? 0। ओके, इसका डिस्टेंस है x,
और इसका डिस्टेंस है r/2। दोनों का मास निकालते हैं और मास निकाल के हम इस इक्वेशन को सेट करते हैं। क्या इक्वेशन बनेगा ये? m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू r बाई कितना? यस, यहां से यहां तक r है तो यहां से यहां तक r/2 और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0। एक होगा निगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। 0 क्योंकि हम यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं। यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है पूरी बॉडी का? 0, इसलिए ये क्या होगा? 0। या दूसरा रूल लगा लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ मोमेंट्स का सम कितना होता है? 0। ये सेंटर ऑफ मास है, एक मास यहां रखा है, एक मास यहां रखा है, दोनों के मोमेंट का सम कितना हो जाएगा? 0। तो हमने बनाया m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू r2। m2 इंटू r2 नेगेटिव और m1x पॉजिटिव। ये इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, कुछ भी मान लीजिए। तो उससे क्या मिला हमको? m1 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 इंटू r/2। तो x की वैल्यू कितनी आई? m2 अपॉन m1 इंटू r/2। ठीक है, अब मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे? मास के बारे में कुछ रेफरेंस नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो सर्कल बनता है, इस सर्कल का कुछ एरिया है, पर यूनिट एरिया इसका मास रो है मान लिया। तो इसका पूरे का एरिया कितना होता है? πr²। तो पूरे का मास कितना हुआ? πr² इंटू रो। ठीक, अब इसका एरिया बताइए। पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। स्मॉल सर्कल पाई इंटू r/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रो। ये आ गया πr² रो अपॉन 4। ये किसका मास है? छोटा वाला सर्कल, उसका। कहां पर प्लेस है ये? इस पॉइंट पर प्लेस m2। अब m1 कैसे निकालेंगे? क्या इस शेप का एरिया आपको निकालना आता है? नहीं आता? आता है। बोलिए कैसे? माइनस करके, राइट। तो इसका एरिया लार्जर सर्कल का एरिया कितना आएगा? पूरे सर्कल का होता है πr², उसमें से हमने किसको कम कर देना है? πr² अपॉन 4। इंटू रो। ये क्या बन गया? इसका मास। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लीजिए, कितना आ गया? दिस इज 3/4 πr² इंटू रो। अब 3/4 πr² इंटू रो इसका मास है। कितनी दूर रखा हुआ है? x। अब हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं। x इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। ये रहा m2। 3/4 πr² रो अपॉन m1। m1 is πr² रो अपॉन 4। 1/4 इंटू r/2। m2 ऊपर रहेगा, राइट। ये आ गया m2। m2 अपॉन m1। दिस इज m2। और लार्जर सर्कल का हमने क्या माना है? m1। सो m2 अपॉन m1।
अब इसको सॉल्व करिए। कितनी वैल्यू आई? r/6। तो जितना रेडियस है उसका r/6 यहां से हटकर ये सेंटर ऑफ मास आया। x की वैल्यू कितनी? r/6। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है। तो बेसिक प्रिंसिपल हमने क्या लगाया? अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना जाए तो m1 r1 m2 r2 m3 r3 सब का सम कितना होता है? 0। ये हमने यहां पर बेसिक फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उस बेसिक फॉर्मूला को हम लोग इसमें लिख भी सकते हैं। Moment of masses around center of mass sum up to 0। ये mass per unit area। हाँ जी, हो गया। There is a meter stick 100 centimeters। Okay, this is 7.17। Meter stick is balanced on a knife edge at its center। ये इसका सेंटर है, यहाँ मार्किंग है 50। अभी ये यहाँ पर बैलेंस्ड है। अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन देखिए। When 2 coins each of mass 5 gram, when 2 coins each of mass 5 gram are put one on the top of other at 12 centimeter mark। यहां से ये 12 सेंटीमीटर मार्क है, तो हमने क्या किया? यहां पर ये 2 कॉइन रख दिए, एक के ऊपर एक 2 कॉइन रख दिए, और इनका मास कितना है? 5 ग्राम ईच। 5 and 5 कितना हो गया? 10 ग्राम। ये यहां पर रखा, और ये कितनी दूर रखे हमने? 12 सेंटीमीटर मार्क। इधर से ये जगह कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ओके, द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये जो 50 था, यहां रखने से ये इधर झुकना शुरू हो गया, तो हमने ये नाइफ को यहां से इधर करना शुरू किया, यहां पर लाए, तो फिर से ये बैलेंस हो गया। और ये जिस पॉइंट पर आकर बैलेंस हुआ वहां पर रीडिंग लिखी हुई है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर ये रीडिंग यहां पर लिखी हुई है। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मास ऑफ द मीटर स्टिक? व्हाट इज मास ऑफ द मीटर स्टिक? मीटर स्टिक का मास निकालना है। मीटर स्टिक का मास कहां काम करता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां पर है इसका? नो, स्टिक का अपना सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में है। कहां पर है? 50।
इसके लिए पहले ही उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया है, जब कोई कॉइन नहीं रखते हैं तो उसको कहाँ बैलेंस करते हैं? 50 पे, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास 50 पे है तो पूरा उसका मास कहाँ काम करेगा? सेंटर ऑफ मास, ये यहाँ पे, और ये कितना है? 50। यहाँ पर नीचे की तरफ कितना मास काम कर रहा है? m। फोर्स कितना? mg। यहां से ये लोकेशन कितनी दूर है? 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप मुझे इक्वेशन सेट करके बताइए। ओके, दिस इज अगेन बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मीन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या क्या जीरो हो जाते हैं? नेट फोर्स इज जीरो, यानी जितना फोर्स नीचे काम कर रहा है उतना नाइफ का रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, ये ज्यादा काम नहीं आएगा हमारे। दूसरा क्या है? नेट टॉर्क इज जीरो। तो आप इसका पूरा टॉर्क निकालिए, सबका सम कितना लिखोगे? जीरो। टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? तो आंसर है टॉर्क निकालने के लिए हमको सब फोर्सेस पता होने चाहिए और पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अब बताइए इसमें कितने फोर्सेस हैं? कहां कहां? वेरी गुड। एक जहां पॉइंट रखा है वहां पर फोर्स नीचे काम करता है, ये mg। दूसरा फोर्स दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास पे कितना? mg। तो याद रखिए, अगर सेंटर ऑफ मास के नीचे हमने किसी चीज को ऐसे टिकाने के लिए नहीं रखा है तो सेंटर ऑफ मास पे हमेशा एक फोर्स नीचे काम करवाइए। कौन सा? mg। क्या यहाँ पर काम नहीं करता mg? आंसर करता है, पर यहाँ जितना mg नीचे काम करता है उतना ही इसका रिएक्शन ऊपर काम करता है। ये रिएक्शन और mg ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, फोर्सेस आर इक्वल। पर यहाँ पर दोनों एक लाइन में नहीं है। फोर्स कहाँ काम करेगा मास का? सेंटर ऑफ मास पे, जो कि 50 पर है, और फलक्रम कहाँ है? 45 पर। इसलिए ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो ये सेंटर ऑफ मास को यहाँ का रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे क्या? क्या सम जीरो करना है? बोलिए। टॉर्क इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अब घूम नहीं रही है, इक्विलिब्रियम में है। ओके, टॉर्क बताते जाइए। कितने फोर्स हैं? 2। ये वाला फोर्स कितना टॉर्क बनाता है? कैसे निकालेंगे? यस, क्या फॉर्मूला है टॉर्क का? F इंटू आर या F इंटू डी। ओके, फोर्स कितना है यहाँ पर बोलो? mg इंटू आर। m कितना लेना है? 10 ग्राम। 5 ग्राम के दो रखे हैं। यस, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम का मास कितना हुआ? 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हुआ m। और g की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 10। ये mg इंटू r। r बताइए। r is what? Distance from the point of rotation. Point of rotation कहाँ है? 45। 45 से इसका डिस्टेंस कितना है? ये दिस इज 33। ये क्या हो गया? R1। सो इंटू 33 ये आ गया। ये टॉर्क इसको किधर घुमाएगा? क्लॉक की एंटी क्लॉक? ये फोर्स किधर काम करता है? नीचे। और ये रहा डिस्टेंस, ये ऐसा नीचे आएगा तो ये कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक है इसलिए इसका साइन क्या रख सकते हैं? प्लस। ओके, अब दूसरा ये इसको किधर घुमाएगा? क्लॉक की एंटी क्लॉक। ये घूमने वाला पॉइंट है, यहां हमने फोर्स लगाया इधर, कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। इसलिए ये क्या हो गया? माइनस। अब इसका वैल्यू निकालिए।
फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना लेना है? mg। इसका m कितना है? निकालना है, इसलिए हमने उसको क्या लिखा? m इंटू g, mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। r की वैल्यू बताइए। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर -2। ये दिस इज, ये दोनों का सम हो गया, और ये सम कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये कैसा है? इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम। R1 is equal to mg into R, या this plus this is equal to 0। ये कर दिया। या 10 to the power -2। ये 10 ग्राम है। सर ये 33 से 33 क्या चीज है? ये सेंटीमीटर। ये 5 क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर हैं, तो इसी को हटा दें। ठीक है, चलेगा। आप चाहते तो दोनों तरफ g लिखते तो g भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, ये वाला g और ये वाला g एंड दे गेट कैंसिल। अब आसान हो गया ये। इसको उठा के इस तरफ ले आइए। m5 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 33। सो m इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू 10 इंटू 33 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3। केजी। अगर हम यहाँ इसको केजी नहीं बनाते, ग्राम रखते, तो हमारा आंसर किस में आता? ग्राम में आ जाता, और अभी किस में आ रहा है? केजी में। तो मास ऑफ दिस स्केल कितना आ गया? 66 ग्राम। इस तरह से आप इसको टॉर्क को बनाएंगे। हम लोग जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हम ये सम को 0 नहीं करते, सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे? क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक टॉर्क। उसमें हमारी ये 1-2 लाइन और बच जाती है। डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करने से और छोटा हो जाएगा। आगे जाके जो हम और इससे बड़ी प्रॉब्लम करेंगे, उसमें ऐसा लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? द सम शुड बी 0, दैट इज द फंडामेंटल।